हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य के विषय में। लोक नृत्य अपने पहले से ही देख चुके थे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पर आधारित है, उसी को हमने लिया है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपने यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्रमुख लोक नृत्य जिसका नाम है ख्याल। अब ख्याल जो है वो 18वीं सदी के शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नृत्यों में शामिल किया गया था। अब यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी विषय वस्तु कौन सी है, तो इसकी विषय वस्तु पौराणिक और वीराख्यान से संबंधित होती है। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है। इसमें कुछ एक ऐतिहासिक तत्व भी शामिल किए जा सकते हैं। अब अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर होता है, इसलिए इसके अलग अलग रूप भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुचामन से अपने संबंधित कह करके हम इसे कह सकते हैं कुचामनी ख्याल। यहाँ बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट जो पहला प्रश्न बनता है वो ये है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं लच्छीराम। लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे, पहला प्रश्न। फिर उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि इनके स्वरचित या मुख्य ख्याल कौन से हैं। तो इनके ख्यालों में आता है चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल जो है वो मुख्य ख्याल है। ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है। इसके अलावा एक उमग राम है, उनका भी नाम उल्लेखनीय है, वो भी कुचामनी ख्याल से ही संबंधित है। इसकी विशेषताओं में देखें तो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए ओपेरा जैसा कौन सा होता है, तो कुचामनी ख्याल जो है वो ओपेरा के जैसा होता है। इसमें लोकगीत जो अपने फोक सॉन्ग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनकी प्रधान भूमिका रहती है। प्रदर्शन जो होगा वो इनका खुले मंच पे होगा ताकि चारों ओर से जो है लोग इसे देख सकें। यहाँ एक और बात कि इनमें स्त्री जो चरित्र होंगे यानी महिला जो पार्ट है उसका अभिनय भी पुरुष पात्रों के द्वारा ही किया जाता है। स्त्री चरित्र की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा ही की जाती है। इसमें संगत के लिए वाद्य यंत्र हैं। वैसे वाद्य यंत्र यहाँ पर कोई याद करने की चीज़ नहीं है। ढोल वादक है, शहनाई है, ढोलक है, सारंगी है, तो ये लिखने में अच्छे लगते हैं इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। बाकी इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी भाषा बहुत ही सरल होती है। सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय यहाँ पर चुने जा सकते हैं, यानी सामाजिकता के ऊपर कोई विशेष बात है तो वहाँ से भी इसके टॉपिक उठाए जा सकते हैं। इसके बाद में अगला जो ख्याल आता है हमारा शेखावटी, नाम से ही स्पष्ट है शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें मुख्य खिलाड़ी आपसे पूछा जा सकता है नानू राम। ये नाम आपको विशेषतः याद रखना है। नानू राम जो है चिड़ावा के हैं और इसके मुख्य खिलाड़ी माने जाते हैं। इनके स्वरचित ख्याल हैं कौन कौन से हैं, हीर रांझा है, भ्रतृहरि है, जयदे कलाली है, ढोला मरवण है, आला देवा। तो यहाँ ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये ख्यालों के नाम दे दे और पूछ ले कि किससे संबंधित है, तो चाहे नानू राम का नाम है चाहे शेखावटी ख्याल का नाम है, दोनों ही एक ही बात लेके चलते हैं। अब इस शैली की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वो है सबसे प्रभावी इसका होता है पद संचालन। इसके अलावा देखिएगा संप्रेषणीय शैली यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसमें भाषा और मुद्रा में गीत गायन होता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हारमोनियम है उसका प्रयोग होता है, सारंगी है, शहनाई है, बांसुरी, नकारा, ढोलक। देखिए कोई ना कोई वाद्य यंत्र तो बजाना ही है। कितने याद करोगे, तो इनको याद करने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है वरना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उलझ जाओगे दोस्तों, आत्मा भटकती रहेगी, भटकाना मत। ये लिखते जरूर हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन यहाँ पर नानू राम का विशेषता बनता है, उनके ख्यालों से संबंधित बनता है दोस्तों। इसके अलावा आगे हम बात करें तो शेखावटी ख्याल में एक और व्यक्ति का नाम आता है दूलिया राणा। इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और इनके ख्यालों में साहित्यिक और रंगमंच के अनुकूल होते हैं। इसके संवाद जो है ना वो गीतमय होते हैं। गीतमय होने के कारण ही इसको एक साहित्यिक रूप और रंगमंच हमें मिलता है जिसके अनुकूल ये हो जाती हैं। तो ये दुलिया राणा के परिवार ही इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि इसके ख्यालों में होने वाले खर्च का वहन कौन कर रहे हैं, दुलिया राणा के परिवार के जो लोग हैं वही इसमें जो भी खर्चा लगता है उसको वहन करते हैं। इसके अलावा अगला ख्याल आता है हमारा जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल देखिए गुणीजन खाना का नाम हिस्ट्री में आपने पढ़ा था, तो गुणीजन खाना के जो कलाकार हैं वो जयपुरी ख्यालों में भाग लिया करते थे और उस ख्याल की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो आती हैं स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। इस ख्याल में देखिए नए प्रयोगों की संभावना अधिक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए नए प्रयोगों की संभावनाएं कौन से ख्याल में हैं तो वो जयपुरी ख्याल में आती हैं। इसमें पत्राचार, पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। जैसे पत्राचार, पत्र आगे तो ये अलग शब्द हो गया इसलिए हमें याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान और रसीली तंबोलन जो हैं वो किससे संबंधित है, तो वो सारे के सारे जयपुरी ख्याल से संबंधित हैं।
हेला ख्याल तो नाम से स्पष्ट है, हेला मारना जो अपना होता है ना, हेला ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक जो थे शायर हेला हुआ करते थे। यहाँ जो प्रयोग किया जाता है बम या नगाड़े का प्रयोग होता है, ये विशेष है तो आप इसको याद रखिएगा। साथ में नौबत भी इसमें बजाया जाता है, बम यानी नगाड़ा और साथ ही साथ नौबत है, ये दो जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं वो इसके आते हैं। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता है हेला देना। अब किसी को आपको आवाज़ देनी है लंबे टेर में, कैसे हो जाती है देखो, जिससे किसी व्यक्ति का नाम है सुरेश, अदरवाइज मत लेना भाई सुरेश है ना, तो सुरेश ऐसे बोलेंगे तो खत्म हो जाएगा है ना, तो इसके आगे सुरेश या सुरेश या इस प्रकार से लगा दिया जाता है ताकि आप उसको लंबी आवाज़ लगाएं है ना। तो ये लंबी टेर में आप किसी को आवाज़ लगा के देखो कैसे लगाओगे, तो हेला देना अपने उसी को कहते हैं। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल में देखिएगा करौली है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा क्षेत्र में ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है कन्हैया ख्याल के। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों कि इसका मुख्य पात्र कौन सा होता है, मेडिया, यही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में से बनते हैं। तो कन्हैया ख्याल के अंदर मुख्य कथा जो कहता है उसको कहन कहते हैं, और जो मुख्य पात्र होता है उसको कहते हैं मेडिया। इसके अलावा तुर्रा करेंगे ख्याल आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है शाह अली और तुकनगीर नामक दो संत पीर थे, उन्होंने 400 वर्ष पहले इसको शुरू किया था। अब इसमें देखिएगा तुर्रा जो है वो शिव का प्रतीक है और कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक माना गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तुकनगीर जो तैसे तुकनगीर और तैसे तुर्रा, शाह अली जो है वो कलंगी के पक्षकार होंगे। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। शिव और शक्ति के संबंधित जो प्रचार थे, विचार थे, उनको लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यगत रचनाएं थी जिन्हें दंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये दंगल वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, दंगल किसे कहते हैं। इसके अलावा इसके जो संवाद हैं, जो बोलते हैं मंच के ऊपर, वे काव्यात्मक होते हैं और इसे बोल कहते हैं। बोल क्या है दोस्तों, संवाद है। बोल क्या है, संवादों को अपने बोल कहते हैं। तुरंगा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंगी का ख्याल था और इसीलिए तुरा कलंगी का ख्याल चल पड़ा। और ये सबसे बड़ी बात गैर व्यवसायिक है, पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें 20 फीट ऊंचा एक रंगमंच बनाया जाता है, उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। लोकनाट्य में दर्शक के भाग लेने की संभावनाएं अधिक होती है, इसलिए ऊंचा मंच बनाया जाता है। चंग भी बजाया जाएगा इसमें दोस्तों। इस ख्याल के मुख्य क्षेत्र जो हैं गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, नीमच और मध्य प्रदेश। इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह आने जाते हैं। गौरी की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। गौरी किसका नृत्य है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है कहें तो वो भीलों का है, इसलिए ज़्यादा आता है। वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण सभी के लिए जो है मेवाड़ के भीलों की गौरी जानी जाती है और काफ़ी अनूठी भी है। इसमें पौराणिक कथा हो सकती है, लोक कथा हो सकती है, लोक जीवन हो सकता है। इन सभी की झांकियाँ इस देखिए नृत्य नाटिका, ये सारी नृत्य नाटिकाएँ होती हैं। नृत्य नाट्य को अपने लोक नाट्य के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पूछा जा सकता है धार्मिक लोक नाट्य कौन सा है, तो गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव और भस्मासुर, इसमें ये एक ही कहानी आपको मिल रही है दोस्तों। ख्याल थोड़े अलग अलग हो सकते थे लेकिन यहाँ जो है धार्मिक है और यहाँ पर शिव और भस्मासुर की कथा ही आपको देखने को मिलती है। रक्षाबंधन का अगला दिन यानी भादवा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा जो है वो गौरी मंजन की आज्ञा लेता है, इजाज़त लेता है। उसके बाद में पात्र जो है उनके वस्त्र बनने शुरू होते हैं, उसके बाद में बनते हैं दोस्तों। तो कब इसकी इजाज़त ली जाती है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पात्र जो है मंदिरों में धोक लगाना यानी पूजा करते हैं, फिर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरवों का स्मरण करते हैं, इनको याद करते हैं, इनकी प्रार्थनाएं करते हैं। गौरी कब तक चलता है, 1.25 महीने तक चलता है, ये आपको याद रखना है विशेषता। कितने दिन चलता है दोस्तों, 1.25 महीने तक चलता है। और इस समय शराब, मांस, हरी सब्जी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो गौरी में से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए, आरएएस तक की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब इसका खर्चा कौन देगा, तो इसका खर्चा वही देगा जो गांव यहाँ करवा रहा है। जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वहीं उसका खर्चा वहन करता है। गौरी का मुख्य पात्र बूढ़िया भस्मासुर का जप होता है।
ये मुख्य पात्र होता है दोस्तों। राया क्या है? राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। यहाँ झामटिया खटखड़िया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। झामटिया क्या करता है दोस्तों? ये भी पात्र है, लोक भाषा में कविता का पाठ करता है। झामटिया क्या करता है? पाठ करता है। और खटखड़िया एक प्रकार से जोकर का काम करता है, वो उसको दोहराता है। बूढ़िया खटखड़िया के संवाद में पूरक बनता है। तो बूढ़िया क्या करता है? खटखड़िया के संवाद में पूरक बनने का कार्य करता है। अन्य पात्र जो होंगे वो खेला या खेलार कहलाते हैं, जैसा भी शब्द है उसको देख लीजिएगा। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, ये इसकी विशेष बात है। इसमें गणपति, भमरिया, ब्यावड़, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खड़लिया भूत, लाखा बन जाना, नटड़ी, माता और शेर के खेल होते हैं। कई प्रकार के खेल यहाँ पर और भी किए जाते हैं, लेकिन ये विशेषतः जो है पार्वती शिव और भस्मासुर पर आधारित होता है दोस्तों। अन्य कथाएं भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें केवल पुरुष पात्र ही होते हैं, ये आपको विशेषतः याद रखना है। फिर बात करते हैं रम्मत। रम्मत होली से संबंधित है दोस्तों। होली के अवसर पर जितने भी प्रकार के लोकारंजन यानी मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, उनमें से रम्मत का अपना ही एक विशिष्ट और अहम स्थान माना जाता है। रम्मत कहाँ कहाँ होती है? तो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित की जाती है। रम्मत आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं? जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है। यहाँ पर बीकानेर की रम्मत भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। इसमें होता क्या है? राजस्थान के जो विख्यात लोक नायक हैं, जो वीर रह चुके हैं, जो महापुरुष हैं, उनके ऊपर रचित जो काव्य हैं, उनकी रचनाओं को मंच के ऊपर मंचित किया जाता है। जो लोक नायक हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं। इसमें मनीराम व्यास है, तुलसीराम है, फागू महाराज है, सुआ महाराज है, तेज कवि जो जैसलमेरी हैं, इनकी रम्मत के जो प्रमुख रचयिता माने जाते हैं। तेज कवि का नाम विशेषतः याद रखिएगा, बार बार आ रहा है। इसने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। ये इंपॉर्टेंट है। 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना की और गांधी जी को भेंट किया था किसने? तेज कवि ने। इसके बाद में दोस्तों रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। ये साहित्यिक रूप लिए हुए होता है। इसकी आज की व्यावसायिकता के युग में भी सामुदायिक लोक नाट्य के रूप में इसे जाना जाता है, इसलिए इसकी महत्ता भी काफ़ी है। इसकी मूल ऊर्जा है जो टेरिये में होती है। रम्मत का जो मंचन है वो खुले मोहल्ले, या देखिएगा बीकानेर आप जाओगे तो चौक जो है, पुरानी बीकानेर के अंदर चौक है, मंडी, वहाँ पर पाटे लगे होते हैं, जिसे पाटा संस्कृति के रूप में भी हम देखते हैं। तो उन पाटों के ऊपर किया जाता है दोस्तों। बड़े बड़े लकड़ी के पाटे होते हैं जहाँ पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। फिर इन नाटकों का मंचन किया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठ जाते हैं। ऊंचे मंच पर नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम जैसे जो वाद्य यंत्र हैं वो लेकर के एक कोने में व्यक्ति बैठे रहते हैं। टेरिये के बोल के साथ ही पात्र नाचता हुआ अपनी कला का प्रदर्शन करता है। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक जो है, आचार्यों के चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सों की चौक की चौबेल, नौटंकी की रम्मत, कीकाणी, व्यासों के चौक की जमुना दास की रम्मत, ये जो रम्मतें हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो रम्मत कहाँ होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रम्मत एक लोक नाट्य है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों। टेरिया किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी देखिए रम्मत से संबंधित है। इसके बाद में तमाशा की बात करें, ओके तमाशा लगा रखी है ना, वो वाला तमाशा है, यानी ये एक प्रकार का नाट्य होता है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमाशा कहाँ का है दोस्तों। तो ये महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। तो तमाशा कब शुरू हुआ था? प्रताप सिंह के काल में तमाशा शुरू हो गया था। भट्ट परिवार इसके लिए जाना जाता है। कौन सा परिवार? भट्ट परिवार है। इसमें देखो फूलजी भट्ट हैं, गोपी कृष्ण भट्ट हैं, वासुदेव भट्ट हैं, वो सारे आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए देखने को मिलते हैं। गोपीचंद और हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। मुख्य तमाशों की बात करें, गोपीचंद और हीर रांझा हैं। ये भी खुले मंच पर आयोजित किया जाता है। जिस मंच पर आयोजित होता है उसे अखाड़ा कहते हैं दोस्तों। पंजाबी में भी आता है ये सब। खुले मंच पर जो कुछ भी किया जाता है सामान्य भाषा में उसे हम अखाड़ा ही कहते हैं। जैसे पंजाबी सिंगर अखाड़ा लगाते हैं ना, यानी खुले मंच पर जो भी कार्यक्रम किया जाता है उसी को कहते हैं। संगीत भी होता है, नृत्य और गायन, इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है, यानी सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, न केवल म्यूजिक पर, न केवल डांस पर, बल्कि सिंगिंग, सभी जो पार्ट हैं इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्वांग, स्वांग यानी सांग जिसको बोलते हैं, आजो के सांग काट रखे हुए है, तो मतलब एक अलग प्रकार की वेशभूषा, किसी ने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया हो तो हम उसको सामान्य भाषा में कह देते हैं आज तो सांग खिंडा दी हो। तो ये मतलब कुछ अलग इस तरह का व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई दे, बिल्कुल अजीब सा, तो उसे अपने कह देते हैं। लेकिन यहाँ ये एक लोक नाट्य के रूप में देखा गया है। स्वांग का जो अर्थ होता है किसी विशेष
ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज प्रसिद्ध चरित्र कोई है, कोई विशेष व्यक्ति है या कोई देवी देवताएं हैं, उसकी तरह मेकअप करना और वेशभूषा को धारण करना स्वांग रचना कहलाता है। रमत में भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। स्वांग गांवों में अधिक प्रचलित है। स्वांग जो डालता है उसको बहरूपिया कहते हैं, बहरूपिया स्वांग करता है। कई बार आपने शहरों में भी देखा होगा ना, कोई पुलिस बन के, कोई पागल बन के घूमता रहता है, बहरूपिया कलाकार होते हैं। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा परशुराम है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं जानकी लाल भांड, ये नाम आपने सुना होगा। भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कई बार इनके द्वारा किया गया है। अब आते हैं लीला नाट्य। लीला कौन सी होगी? जैसे राम लीला, रास लीला, वो आते हैं। राजस्थानी लोक नाट्यों में भी लीला का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। रामलीला और रास लीला के अलावा लीलाओं के कुछ और भी रूप प्रचलित होते हैं, जैसे रावलों की रम्मत है, समया है, गवरी है, सनकादिकों की लीलाएं हैं, ग्रासियों की गौर लीलाएं हैं, रामलीला और कृष्ण लीला। ये सभी अपने इस तरह के रूप देख सकते हैं दोस्तों। रास लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण होता है। रास लीला में किसका वर्णन है? रामलीला में राम का है, रास लीला में श्री कृष्ण की बाल्यकाल और किशोरावस्था की जो लीलाएं हैं, यानी जो उन्होंने कार्य किए, चमत्कार दिखाए, उनका वर्णन किया जाता है। अब रास लीला जो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो फुलेरा है, जयपुर है, असलपुर है, हरदोना है, गुंडा है। यहाँ की जो रास लीलाएं हैं उसकी मंडलियां हैं, रास लीला जो करते हैं उसकी मंडलियां हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। रामलीला की अगर बात करें तो मुख्य प्रयोजन जो है वो भगवान राम के जीवन प्रसंगों को जीवित चित्रित करना होता है। रामलीला में किसका चित्रण होता है? राम के जीवन का होता है दोस्तों। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर है, पाटुदा है, बिसाऊ की रामलीला काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों, इसको आपको विशेषता याद रखना है। राम जीवन वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, मैं ये कहूँ ना कि बिसाऊ की रामलीला पर भी एक चैप्टर पूरा बन सकता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की अपनी बात कर रहे हैं। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समय यानी टाइम की ही बात है को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य गीत और विभिन्न वाद्य यंत्रों का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। गौर का जो आयोजन है वो गिरासियों के द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। अब यहाँ पर लकड़ी की गौर होती है और हंसर को ग्रासिया स्त्रियां जो है अपने सिर पर रखती हैं और नृत्य करती हैं दोस्तों। बीच में पुरुष होता है, वो मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन भी करता है। इस प्रकार से ये लोक नाट्य किया जाता है। सनकादिक जो हैं उनकी लीलाएं राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन लीलाओं के अखाड़े गोसुंडा और बस्सी में, अगर आपसे पूछा जाए गोसुंडा और बस्सी जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, तो सनकादिकों की लीलाओं के लिए ये दोनों स्थान जो है वो जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप। गोसुंडा में जो है राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। गोसुंडा में किसका होता है? राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का और रास लीलाएं जो है उनका आयोजन किया जाता है। जो अवतार हैं जो इसमें माने गए हैं वो विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण करते हैं, मुखौटे लग करके अवतार के रूप में दिखते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंहावतार आदि की झांकी, इनमें झांकियां भी देखने को मिलेंगी दोस्तों कई बार। जैसे बस्सी की बात करें तो बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका माता जो है वो हिरण्यकश्यप है, नरसिंह अवतार है, इनकी झांकियां दिखाई देंगी। अब इसके बाद में नौटंकी की बात करें तो नौटंकी का जो खेल है वो धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, उसको भरतपुर कर लेना भी, और सवाई माधोपुर में खेला जाता है। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरथरी, ऐसे जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा प्रमुख है। एक और बचता है हमारे पास में चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसका प्रारंभ किया था टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग ने। तो चार बेंत कहाँ का है? टोंक का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान करके चलिएगा। इसका प्रारंभ नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में हुआ था। करीम खान निहंग के द्वारा इसे चालू किया गया था। इसमें गायक जो है वो डफ बजाता है और घुटनों के बल खड़े होकर गायक अपनी बात गा करके वो अपनी बात को कहता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित चीज़ों को हमने पढ़ लिया है दोस्तों।